नमस्कार सभी को। बादल कंकर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो 12वीं क्लास इतिहास के अंदर बप्पा रावल नाम का टॉपिक है वो रहेगा। आपको कुछ नई जानकारियाँ मिलेगी इसके अंदर। तो बप्पा रावल देखो कि एक इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार संसार के अंदर एक ही क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला अगर कोई राजवंश था तो मेवाड़ राजवंश था। तो वो मेवाड़ राजवंश था, सबसे प्राचीन राजवंश यानी मेवाड़ राजवंश। और इसी मेवाड़ राजवंश के अंदर एक व्यक्ति का नाम है गुहादित्य। गुहादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना करता है। (565) और 66 ईस्वी के अंदर। तो गुहादित्य के नाम भी इस वंश का नाम गोहिल वंश आता है। तो गुहादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना की, इसलिए गोहिल वंश का जो मूल पुरुष है वो गुहादित्य को माना जाता है। आदि पुरुष कहो या संस्थापक कहो, एक ही बात है तीनों। तो गुहादित्य को गोहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। उसके बाद में और भी शासक आते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है ओनली बप्पा रावल के बारे में। तो इसका बप्पा रावल का जो शासन काल है वो 734 से 753 ईस्वी माना जाता है। बप्पा रावल मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल कोई व्यक्ति विशेष का नाम न होकर किसी की उपाधि थी। तो इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद जो रोहिड़ा गांव सिरोही के हैं, उनके अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर किसी की उपाधि थी। और एक प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति, जिसका रचयिता है दीपक। उसके अनुसार मतलब बप्पा रावल और कालभोज नामक दो व्यक्ति थे, वो अलग अलग व्यक्ति थे। तो रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार, जिसका रचयिता दीपक है, उसके अनुसार बप्पा रावल और कालभोज नामक दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल व्यक्ति विशेष का नाम न होकर मतलब कालभोज नामक जो व्यक्ति है उसकी उपाधि थी। तो दोनों याद रखना। हीराचंद ओझा के अनुसार तो बप्पा रावल कालभोज नामक व्यक्ति की उपाधि थी, और रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जिसका रचयिता है दीपक। उसके बाद मुनोत नैन्सी की ख्यात के अनुसार बप्पा रावल किसी हारित ऋषि की गाय चराता था। कोई ऋषि था हारित, उसकी गाय चराता था और ईमानदारी से अपना काम करता था। इसी से खुश होकर, बप्पा रावल की सेवा से खुश होकर हारित ऋषि ने भगवान महादेव
भगवान महादेव को अपने यज्ञ वगैरह करके खुश किया। भगवान महादेव को खुश करके बप्पा रावल के लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया था। तो भगवान महादेव को खुश करके मेवाड़ का राज्य मांगता है। तो मनोहर नैन्सी के अनुसार बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था और हारित ऋषि ने इसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान महादेव को खुश करके बप्पा रावल के लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया था। मतलब बप्पा रावल वो अपना जो काम है वो ईमानदारी से इसकी सेवा करता था। इसको इतना प्रभावित कर दिया था हारित ऋषि को अपने काम से कि इसको भी भगवान महादेव को प्रसन्न करके मेवाड़ का राज्य मांगना पड़ा इसके लिए। और कुछ समय के बाद में चित्तौड़ के राजा मान मोरी की सेवा में चला जाता है। बप्पा रावल मान मोरी की सेवा में चला जाता है। तो चित्तौड़ का राजा कौन था? तो मान मोरी था, उसकी सेवा में चला जाता है बप्पा रावल। और उसकी सेवा में रहते समय उस समय क्या होता है, चित्तौड़ पे आक्रमण होता है मुस्लिमों का। मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है चित्तौड़ पे। और जो राजा है मान मोरी वो अपने सामंत लोग हैं और सेना नायक उनसे कहता है कि भाई मुस्लिम आक्रमण हो चुका है चित्तौड़ पे और आप उन मुस्लिमों का सामना करो। लेकिन कोई भी सामंत तैयार नहीं होता है, मतलब इस चुनौती को स्वीकार नहीं करता है उनसे लड़ने के लिए। लेकिन अंत में बप्पा रावल इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है कि भाई मैं लड़ूंगा। बप्पा रावल मतलब चित्तौड़ की तरफ से मैं लड़ूंगा। और बप्पा रावल के सफल प्रतिरोध के कारण जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वो सिंध की तरफ भाग निकलते हैं। सिंध की तरफ भाग निकलते हैं, लेकिन बप्पा रावल उनका पीछा करता रहता है। और पीछा करता हुआ उनकी राजधानी यानी मुस्लिमों की जो राजधानी थी गजनी तक पहुंच जाता है। और गजनी के अंदर एक शासक होता है जिसका नाम होता है सलीम। और सलीम को हरा देता है और गजनी पर अधिकार कर लेता है बप्पा रावल। और सलीम की पुत्री के साथ विवाह भी कर लेता है। और बप्पा रावल अपने भांजे को गजनी का शासक बनाकर लौट आता है। तो बप्पा रावल के समय चित्तौड़ पे आक्रमण होता है मुस्लिमों का। और जो मानमोरी है राजा है चित्तौड़ का, वो अपने सामंतों से कहता है कि भाई इनका मुकाबला किया जाए, लेकिन कोई भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करता है। अंत में जाके क्या बप्पा रावल इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और बप्पा रावल इतना सफल प्रतिरोध करता है मुस्लिमों का कि उन्हें पीछे हटने के लिए बाध्य कर देता है और सिंध की तरफ वो भाग निकलते हैं। और उनका पीछा करता हुआ बप्पा रावल उनकी राजधानी गजनी तक पहुंच जाता है और गजनी में जाके सलीम को हरा देता है। वहां का जो शासक होता है सलीम, उसको हरा देता है और उस गजनी पे अधिकार कर लेता है और उसकी सलीम की पुत्री से विवाह कर लेता है और अपने भांजे को गजनी का शासक बनाकर वापस चित्तौड़ लौट आता है। अब चित्तौड़ में क्या होता है कि राजा मानमोरी और उसके जो सामंत होते हैं उनके बीच मतभेद हो जाता है, यानी विवाद हो जाता है। और वो विवाद इसलिए हो जाता है, मानमोरी अपने सामंतों से कहता है कि जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ चित्तौड़ के किले के अंदर,
आपने कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की, आपने किसी ने भी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। एक व्यक्ति थोड़ी है अपने अंदर जो बप्पा रावल वीर पुरुष थोड़ी है जो मतलब मुस्लिमों का आक्रमणों का प्रतिरोध करेगा। आप भी तो सामंत हो, आप भी तो हमारे किले के अंदर रहते हो, आपको हम पैसे देते हैं, सब कुछ मतलब फैसिलिटी वगैरह देते हैं, आप कब काम आओगे हमारे। तब इस बात को लेके मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है। इसलिए कुछ सामंत है, कुछ सामंत चित्तौड़ छोड़ के निकल जाते हैं, यानी मानमोरी की सेवा छोड़ के निकल जाते हैं, मानमोरी को छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बप्पा रावल जो निकले हुए, जो छोड़ के चले गए हैं जो सामंत, उन्होंने क्या किया, बप्पा रावल को उकसाना प्रारंभ कर दिया, बहकाना प्रारंभ कर दिया, मतलब कुछ प्रलोभन दे दिया, लालच दे दिया कि बप्पा रावल अगर आप चित्तौड़ पे यानी मानमोरी पे आक्रमण करते हो तो हम आपकी सहायता करेंगे, अगर आप उनको हरा देते हो तो हम आपको वहां का राजा बना देंगे। तो कुछ सामंत जो चित्तौड़ छोड़ के चले जाते हैं वो बप्पा रावल को उकसाना प्रारंभ कर देते हैं, उनको कुछ प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि अगर बप्पा रावल आप मानमोरी पे आक्रमण करते हो, उनको हरा देते हो, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको वहां का राजा बना देंगे। इसलिए बप्पा रावल 734 ईस्वी के अंदर 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और मानमोरी को हरा के चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है। तो 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। पर्सन याद रखना कि बप्पा रावल चित्तौड़ पे आक्रमण कब करता है, तो 734 ईस्वी के अंदर करता है और अधिकार कर लेता है। उसके बाद में ये 3 उपाधियों को धारण करता है जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे, ये इसकी 3 उपाधियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। ये तीनों उपाधियां धारण करता है, यानी 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पे अधिकार करने के बाद में ये 3 उपाधियों को धारण करता है, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। पचास वर्ष की आयु के अंदर ये खुरासान पे आक्रमण करता है, खुरासान पे आक्रमण करता है और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हीराचंद ओझा के अनुसार इसकी जो मृत्यु होती है वो नागदा के अंदर होती है, जो नागदा इनकी राजधानी होती है, नागदा के अंदर होती है। जो इनकी जो समाधि है बप्पा रावल की, वो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। और नागदा वो स्थान है जहां सास और बहू का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद में बप्पा रावल अपने पूर्वजों की भांति कुछ सिक्कों मतलब सोने के सिक्के जारी करता है जो 115 ग्रेन के होते हैं, ग्रेन यानी माप होता है उनका। तो 115 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी करता है। उन सिक्कों के दोनों तरफ कामधेनु यानी गाय, बछड़ा, नंदी यानी बैल, शिवलिंग, दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली और त्रिशूल का अंकन मिलता है। तो इसके सिक्के के दोनों तरफ कामधेनु, बछड़ा, नंदी, बैल, शिवलिंग, दंडवत करता पुरुष, नदी, मछली, त्रिशूल आदि का अंकन मिलता है।
एक इतिहासकार है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, सीवी वैद्य। सीवी वैद्य के अनुसार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना एक फ्रांसीसी सेनापति है चार्ल्स मार्टेल, तो सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना की है और किसके साथ की, तो फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल के साथ उसकी तुलना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और चार्ल्स मार्टेल कौन था, तो मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित करने वाला सेनापति चार्ल्स मार्टेल था। तो मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित करने वाला सेनापति चार्ल्स मार्टेल। और सीवी वैद्य ने इसकी तुलना, बप्पा रावल की तुलना किसके साथ की, तो फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल के साथ करता है। उसके बाद में ये कंधार, कश्मीर, तुरान, काफिरिस्तान आदि पश्चिमी देशों के राजाओं को पराजित करता है और उन्हीं की पुत्रियों के साथ विवाह भी करता है। और पाकिस्तान के अंदर इसका एक सैन्य ठिकाना था। पाकिस्तान के अंदर इसका सैन्य ठिकाना होने के कारण पाकिस्तान के एक शहर का नाम पड़ता है इस बप्पा रावल के नाम पे, रावलपिंडी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाकिस्तान का कौन सा शहर जो बप्पा रावल के नाम पे प्रसिद्ध हुआ, तो रावलपिंडी। ये था बप्पा रावल। अब कुछ मैं आपको चित्तौड़ के बारे में बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ का किला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला, राजस्थान के किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, और वहेल मछली की आकृति का किला है। इसके अंदर क्या है, 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। ऊपर से शुरू कराऊं, क्रम से याद हो जाएंगे। पी बी यानी एक छोटी सी ट्रिक है, पी बी। पी का अर्थ पांडनपोल, वैसे पी बी यानी पंजाब, पी पांडनपोल, बी भैरवपोल। अब नीचे आना है आपको, पी बी पांडनपोल, बी भैरवपोल। उसके बाद में नीचे से मतलब रामपोल, नीचे नहीं लिख रहा मैं, ऊपर लिख देता हूं। नीचे से स्टार्ट करना, जैसे रामपोल, नीचे नीचे रामपोल, राम जी के साथ लक्ष्मण जी थे तो लक्ष्मण पोल, और लक्ष्मण के साथ सीता भी थी, राम और लक्ष्मण के साथ सीता भी थी, और सीता जनक की पुत्री थी इसलिए जॉर्डन पोल। और इन तीनों के साथ में एक सेवक भी था, हनुमान पोल। और सबसे पहले वंदना करते हैं हम गणेश जी की, तो गणेश पोल। उसके बाद में ये भैरव पोल आ जाएगा और फिर पांडन पोल आ जाएगा। ये चित्तौड़ के जो दरवाजे हैं उनका क्रम है पांडन पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, जॉर्डन पोल और लक्ष्मण पोल और राम पोल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर